प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के समस्त नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। इसलिए इस भाग 3 को जो है वो मैग्ना कार्टा कहीं कहीं कई विद्वान कहते हैं। अनुच्छेद 12 जो है वह बेसिकली राज्य को परिभाषित करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार होते हैं वह मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त सुरक्षाएं हैं, यानी वह राज्य के विरुद्ध या दिए होते हैं और इनको राज्य प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि राज्य से क्या अभिप्राय होगा। तो जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 है वह पहले तो राज्य को परिभाषित करता है। इस परिभाषा के अनुसार इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी हैं। यानी राज्य की परिभाषा में कौन कौन सम्मिलित होता है? खास तौर पर तो केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, और दूसरा केंद्रीय जो संसद है हमारी वो, और सभी राज्यों की जो विधानमंडल या विधानसभाएं हैं वो राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होती है। लेकिन जब हम कार्यपालिका को इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हो जाता है। कार्यपालिका का मतलब केवल मंत्रिमंडल से ही नहीं होता। कार्यपालिका का मतलब है सरकार के सारे विभाग, और उन सारे विभागों में काम करने वाले जितने भी प्राधिकारी हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हों, राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब राज्य की परिभाषा में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस आप देखेंगे कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, जिसे हम बीसीसीआई कहते हैं, बीसीसीआई वर्सेस नेताजी क्रिकेट क्लब के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है उस राज्य की परिभाषा में बीसीसीआई नहीं आता, क्योंकि ये राज्य के कानून के द्वारा नहीं बनाया गया है और न ही इसकी जो पूंजी है वह राज्य के द्वारा नियंत्रित है। तो चूँकि उसकी पूंजी राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं है और वह राज्य के कानून के द्वारा बनी हुई संस्था नहीं है, इसलिए उसे राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 13 जो है वो बेसिकली न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन से हमारा आशय यह है कि अगर कोई भी कानून जो संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो, संसद कोई भी ऐसा कानून बनाए या कार्यपालिका कोई भी ऐसा आदेश जारी करे जो संविधान की लिखित धाराओं के विरुद्ध हो, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वह उसे अवैधानिक घोषित कर दे। अनुच्छेद 13 के कई सारे नियम उपनियम हैं, लेकिन आप शॉर्ट में से यूँ समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून निर्मित नहीं करेगा जो भाग 3 में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो। यानी ऐसा कोई भी कानून या ऐसा कोई भी नियम जो संसद के द्वारा या राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाए, और वो कानून या वो नियम यदि भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होगा कि वह ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे। और ये इसमें मैं एक बार पढ़कर आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ
उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भागों के उपबंधों से असंगत है। यानी वो सारे कानून जो इस संविधान के, यानी 1950 में ये संविधान लागू हुआ, उससे पहले 1950 से पहले भारत में कोई भी ऐसा कानून जो अब भारत में जो भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो, उनके विरुद्ध हो, तो उस वह भाग अब जो है अवैधानिक होगा, यानी वह शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ये जो बात मैं आपको कह रहा था कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो इस भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करती हो, खत्म करती हो या उनको न्यून करती हो। अगर ऐसा होता है तो वह उस मात्रा तक शून्य मानी जाएगी। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि का मतलब क्या है? विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ये सब कानून के अंतर्गत माने जाएंगे। खैर, प्रवर्त विधि के अंतर्गत, प्रवर्त यानी लागू जो विधि है, के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई, जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस संपूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन नहीं है। और इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। यानी आर्टिकल 13 जो है वो संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू नहीं होता है, इसके अतिरिक्त सभी अधिनियमों पर ये लागू होगा। फिर ये तो 12 में तो इस तरह से राज्य को परिभाषित किया गया और 13 में मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है एक तरीके से। अब अनुच्छेद 14 से 18 तक जो हमारा पहला अधिकार मिला है उसे हम कहते हैं समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जिसका वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के अधिकार की बात की गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत के सारे नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे और सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। किसी को भी कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कानून के सामने सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सब समान समझे जाएंगे और कानून सबके साथ बराबर सा व्यवहार करेगा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि समान व्यवहार की बात या कानून के समक्ष समता की बात, तो ये यहाँ पर इसका पूरा अर्थ ये समझिए कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार की बात यहाँ हो रही है। अगर लोगों में असमानता है तो वहाँ असमान व्यवहार होगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे आप देखेंगे कि कई बार कई कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं या कई कानूनों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो आप कहेंगे कि साहब ये तो कानून का समान अधिकार, समान व्यवहार नहीं है। नहीं, इन वर्गों को चूंकि ये वर्ग किन्हीं भी कारणों से शक्तिहीन हैं या पिछड़े हुए रहे हैं, तो इसलिए राज्य उनको विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए उनको अलग से सुविधाएं या कुछ स्पेशल राइट्स देता है। वह नागरिकों के बीच में एक राज्य को यह अधिकार होता है कि वह युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सके। ये वर्गीकरण किस लिए किया जाता है? ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी वर्ग विशेष को स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, विशेष संरक्षण की आवश्यकता तो नहीं है, और जिस वर्ग को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है उसको विशेष कानून के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो समान संरक्षण का मतलब है समान लोगों को समान संरक्षण। लेकिन अगर लोगों में असमानता है तो कानून उनके साथ असमान व्यवहार भी करता है।
पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली 1952 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो वर्गीकरण तो राज्य कर सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण का आधार जो है वो युक्तिसंगत और तार्किक होना चाहिए। और ये युक्तिसंगत और तार्किक वर्गीकरण का आधार क्या है? पहला तो ये है कि वर्गीकरण ऐसा हो जो एक समूह में आए लोगों को का भेद अन्य लोगों से करे, यानी एक वर्ग में आने वाले लोग समान हो लेकिन वह दूसरे वर्ग से भिन्न हो। इस विभेद का अधिनियम के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। सोनीवाल सर्बानंद सोनीवाल बनाम भारत संघ मामले में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण का आधार भौगोलिक भी हो सकता है, यानी कुछ कानून हो सकते हैं कि किसी जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अलग कानून हो सकता है और कहीं कहीं जो मैदानी प्रदेश है उन लोगों के लिए अलग कानून हो सकता है। तो वर्गीकरण जब करता है राज्य कानून बनाते समय तो वर्गीकरण का आधार भौगोलिक भी हो सकता है। वर्गीकरण समय के अंतर के अनुसार भी हो सकता है, यानी समय के आधार पर, इतिहास के आधार पर लोगों को अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। हरियाणा राज्य बनाम जयसिंह मामले में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण उस व्यापार, व्यवसाय या उपजीविका की प्रकृति में अंतर पर आधारित हो सकता है जिसे विधान द्वारा अधिनियमित किया जाना है, यानी अलग अलग व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी कानून की भिन्नता हो सकती है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का कानून है, तो इनकम टैक्स का कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए, होता है आर्टिकल 14 के अनुसार, लेकिन हो सकता है कि किसी विशेष वर्ग को इनकम टैक्स के अंतर्गत छूट दे दी जाए व्यवसाय के आधार पर या व्यापार के आधार पर या उपजीविका के आधार पर। तो ये जो विभेद है कानून भेद करता है। या आप देखें कि जैसे आर्टिकल 14 को समझने के लिए इनकम टैक्स एक्ट सबसे अच्छा उदाहरण है कि होना तो कानून सबके लिए, कानून का समान संरक्षण, तो इनकम टैक्स सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि उसमें वर्गीकरण होता है कि इतनी आय वालों के लिए इतना परसेंटेज कर होगा, इतनी आय वालों के लिए इतना परसेंटेज कर होगा। तो ये अलग अलग वर्ग बना दिए, अलग अलग श्रेणियां बना दी। तो राज्य को ये अधिकार है कि वह अलग अलग श्रेणियां बना करके कानून लागू कर सके। हालांकि ये जो वर्गीकरण या श्रेणी विभाजन जो होता है वो युक्ति संगत होना चाहिए। इस युक्तियुक्ता का आधार एक वर्ग हो सकता है, भूगोलिक अंतर हो सकता है, समय का अंतर हो सकता है, व्यापार व्यवसाय आदि की भिन्नता हो सकती है। यूसुफ बनाम बम्बई राज्य विवाद में 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रियों से संबंधित अपराध में अर्थात झारखंड में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति व संरक्षण देने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। स्त्रियों को, खासकर जो झारखंड में लगी हुई स्त्रियाँ होती है, उनको विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 14 है। फिर अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विभेद का भेदभाव करने का प्रतिषेध करता है। वह ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेद नहीं करेगा, नागरिकों के बीच भेद नहीं करेगा। केवल ये भेद या और इन में से किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटलों में या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि यानी सरकार के पैसे से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं पर, तालाबों पर, स्नान घाटों पर, सड़कों पर या सार्वजनिक समागमों के स्थान के उपयोग के बारे में किसी शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी इनमें से किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। दुकानों में प्रवेश पर, सार्वजनिक भोजनालयों के प्रवेश पर, होटलों पर, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर, कुओं पर, तालाबों पर, स्नान घाटों पर, सड़कों पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर व्यक्ति के आवागमन को, प्रवेश को धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग, इन आधारों पर भेद करते हुए रोका नहीं जा सकता है। ये एक तरह का जो हमारे यहाँ छुआछूत पुराने ज़माने में होती थी,
उसको ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 15 में यह अधिकार दिया गया है कि राज्य धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान इनके आधारों पर व्यक्तियों के बीच में भेद नहीं करेगा और न ही इनके आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर उन्हें रोका जाएगा। लेकिन इस अनुच्छेद की कोई भी बात स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था राज्य कर सकता है। स्त्रियों जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर स्त्रियों को ही प्रवेश की अनुमति हो, पुरुषों को प्रवेश की अनुमति ना हो, ये संभव हो सकता है। इसी तरह इस अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग के लिए SC/ST के लिए कोई बंद करने से निवारित नहीं करेगी। यानी SC/ST के लिए विशेष उपबंध जो है वो किया जा सकता है। संविधान के पहले संशोधन के द्वारा जो 1951 में हुआ उससे बात जोड़ी गई कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए संसद विशेष उपबंध कर सकती है आर्टिकल 15 के अधीन। यानी उन्हें विशेष छूट दी जा सकती है। कैसे? जैसे इस अनुच्छेद की कोई भी बात या अनुच्छेद 19 के खंड 1 खंड है राज्यों को नागरिकों की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्ति को SC/ST की उन्नति के लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। जो उनके शिक्षण संस्थानों में जिनमें प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी प्रवेश से संबंधित है अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान भिन्न है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जैसे ये जो आर्टिकल 15 में जो उल्लेख किया गया है उसको लागू करने के लिए राज्य विशेष कानून बना करके जैसे किसी विद्यालय में SC/ST के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान आरक्षित कर सकती है। ये अधिकार राज्य और उसके लिए वो कानून बना सकती है। 15(1) में केवल का अर्थ ये है कि यह अर्थ है कि प्रतिषेध का इनके अतिरिक्त अन्य कोई आधार हो तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। यानी 15(1) में ये केवल इन्हीं आधारों पर नहीं हो सकता, इसके अलावा किसी को प्रवेश से रोका जा सकता है। ये बात को समझिए कि बात ये है कि जैसे 15(1) में ये कहा गया है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी को कहीं सार्वजनिक कुओं पर, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरे आधार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए आपने परसेंटेज की सीमा लगा दी कि इतने प्रतिशत होने पर ही प्रवेश होगा, तो आप कहते हैं कि साहब आर्टिकल 15 में तो कहा गया है कि कोई भी प्रवेश ले सकता है, कोई भी सार्वजनिक स्थान पे जा सकता है और कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें कोई भी प्रवेश ले सकता है। नहीं, राज्य सरकार चाहे तो सरकार को ये अधिकार है कि वह इन आधारों, केवल आर्टिकल 15 में जो वर्णित 6 आधार है इनके अलावा किसी भी आधार पर प्रतिशत हो सकता है। राज्य अनुच्छेद 15(4) के अधीन प्रतिदशात्मक व संरक्षणात्मक विभेदन की नीति अपना सकता है, किंतु ऐसा करते समय आवश्यक है कि वह नीति युक्तियुक्त हो, अर्थात राष्ट्र हित और समूचे समुदाय के हित से सुसंगत हो। ये प्रीति श्रीवास्तव वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 15(4) में जो ये कहा गया है कि भाई राज्य जो है वो SC/ST के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकती है, तो वो वर्गीकरण कर सकती है किसी वर्ग विशेष को संरक्षण देने के लिए। लेकिन प्रीति श्रीवास्तव वाले मामले में ये कहा गया कि ये जो वर्गीकरण है वो युक्तियुक्त होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और राष्ट्रीय हित के साथ सुमेल हित होना चाहिए। फिर आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, यानी जिसे हम कहें सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। इसमें ये कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर यानी किसी भी नौकरी पर, सरकारी नौकरी पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर पैदा हो, कि अवसर की समानता होगी, सबको समान अवसर होगा सरकार की नौकरी में प्रवेश के लिए।
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के संबंध में केवल 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 शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। यानी इसके आधार पर किसी को अपात्र नहीं ठहराया जा सकता सरकार। किन इन 6 आधारों के आधार, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो निम्न जाति का है इसलिए इसको ये नौकरी नहीं दी जा सकती। तो आप धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर किसी को अयोग्य सरकारी नौकरी के लिए नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, शिक्षा के आधार पर ठहराया जा सकता है, प्रशिक्षण के आधार पर ठहराया जा सकता है, शैक्षणिक या प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में अंकों के आधार पर किसी को अपात्र ठहराया जा सकता है। फिर तीसरा इसका अपवाद है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को कोई ऐसी विधि यानी ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी, निवारित करने का अर्थ है नहीं रोकेगी, जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा व्यक्त कर सकती है। यानी कुल मिला के इतनी लंबी चौड़ी भाषा का सीधा सा अर्थ यह है कि इस अनुच्छेद 16 में जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात की गई है कि तो ये कहा गया 3 में कि ये अनुच्छेद 16 का ये जो अधिकार है, ये अधिकार संसद को या राज्यों की विधानसभा को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी जिसमें निवास विषयक योग्यता तय की जाए। आप चाहते हैं डोमिसाइल, कई बार कि वह भारत का नागरिक हो, पहली शर्त ये होती है, तो वो भारत का नागरिक हो। तो ये जो आवास की शर्त, निवास की जो शर्त है, वो राज्य को भी अधिकार है कि वो निवास की शर्त लगा सकते हैं और केंद्र को भी अधिकार है। उससे ये आर्टिकल 16 उसमें बाधा पैदा नहीं करता है। लोक नियोजन निवास विषयक जो अपेक्षा अधिक है, 1957 में मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुछ पदों पर निवास की शर्त लगाई गई थी, खासकर ये जो पहाड़ी प्रदेश है उनमें और आंध्र प्रदेश में। 1974 में ये ख़त्म हो गया है, लेकिन केवल आंध्र प्रदेश में अब जो भारत का संविधान की धारा 371 है उसमें केवल आंध्र प्रदेश के लिए ये शर्त रखी गई है। इस अनुच्छेद 16(4) बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने में निवारित नहीं करेगी। जो रिजर्वेशन दिया गया है, खासकर पिछड़ी हुई जातियों को जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो आर्टिकल 16(4) के तहत दिया गया है। इसमें ये बात निहित है कि अगर राज्य ये सोचता है कि उसकी कोई किसी जाति के लोग या किसी वर्ग के लोग, किसी पिछड़े हुए वर्ग के लोगों का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य को ये अधिकार है कि वह ऐसे वर्गों की पहचान करे, ऐसी जातियों की पहचान करे और ऐसी जातियों और वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन प्रदान करे। तो आर्टिकल 16(4) के तहत ये रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारी डिबेट होती है, लेकिन आप केवल ये समझिए कि रिजर्वेशन जो है वो सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का एक जरिया है। आप आलोचक कई बार ये कहते हैं कि साहब फिर समता के अधिकार का क्या मतलब हुआ, समान अवसर का क्या मतलब हुआ। देखिए, यहाँ फिर वही बात आती है, समान अवसर का मतलब है समानों के साथ समान व्यवहार। न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब है समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार। तो अगर सभी लोग समान हैं तो उनके साथ समान व्यवहार होगा, लेकिन अगर लोगों में असमानता है तो न्याय की मांग होगी कि वह उनके साथ असमान व्यवहार करे। इस बात को यूँ समझिए कि मान लीजिए आपके घर में आप अलग अलग एज के लोग रह रहे हैं, तो कुछ बुज़ुर्ग होंगे, कुछ यंग होंगे, कुछ बच्चे होंगे, फिर बच्चों में भी कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चे होंगे।
आप सबको एक ही नियमों से घर में नहीं रख सकते हैं। सबके लिए घर के नियम थोड़े थोड़े अलग होंगे, तभी उनके बीच में न्याय होगा। ठीक यही बात समाज पर लागू होती है। समाज में जो लोग पीछे रह जाते हैं किसी भी कारण से, सामाजिक या ऐतिहासिक कारणों से, उनको समान स्तर पर अगर लाना है तो वो समान, हम चाहते क्या हैं कि सब एक समान स्तर पे आ जाए। अब ये समान स्तर पे सब कब आएंगे कि जो ऊपर है उसको थोड़ा सा कम दिया जाए और जो नीचे है उसको थोड़ा ज़्यादा दिया जाए। तो नीचे वाले को ज़्यादा मिलेगा और ऊपर वाले को थोड़ा कम मिलेगा, तब एक लाइन ऐसी आएगी जहां हम समान स्तर पर आ पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या है कि राज्य को ये वर्गीकरण करना होगा कि कौन नीचे है कौन ऊपर है, किसको ज़्यादा देना है किसको कम देना है। ये वर्गीकरण करके जो नीचे है उसको आरक्षण देने का अधिकार संविधान देता है। तो ये रिजर्वेशन जो है वो सामाजिक न्याय के विरुद्ध नहीं है, ये सामाजिक न्याय और समता लाने के लिए है। और आर्टिकल 16(4) में यह अधिकार दिया गया है, राज्य को ये कहा गया है कि वह ऐसा कर सकता है। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा इस 16(4) में 4 क जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को SC/ST के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से किसी वर्ग के अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति मामले में, यानी ये प्रमोशन वाली बात आई। फिर एक डिबेट ये आई 95 में कि साहब जब सरकारी नौकरियों में तो आपने रिजर्वेशन कर दिया और पिछड़ी जातियों के और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आने लगे, लेकिन जो ऊपरी पद हैं, जो ऑफिसर लेवल के पद हैं, वहाँ पर सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है और जो पिछड़ी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कम है। तो 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4) में 4 क और जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि प्रमोशन के मामले में भी अगर राज्य ये देखता है कि किसी ऊपरी पद के ऊपर जैसे मान लीजिए IAS है, उसमें अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का, तो राज्य को ये अधिकार होगा कि वह उसके लिए कानून बना सके। फिर 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 ख जोड़ा गया 2000 में, सन 2000 में। इस अनुच्छेद की जो ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई रिक्तियों को जो खंड 4 या 4 के अधीन आरक्षित थी और जिन्हें कुल वर्ष में भरा जाना था, उत्तरवर्ती वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्गों के रूप में विचारित करने से निवारित नहीं करेगी और इस संबंध में 50% की सीमा लागू नहीं होगी। ये जो 77वां संविधान संशोधन था ये तो प्रमोशन के मामले में था। 81वां जो संविधान संशोधन है ये बैकलॉग के मामले में। बैकलॉग का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए 1980 में कोई नौकरी निकली और कोई पद है और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नहीं मिले पर्याप्त मात्रा में, जितनी उनकी सीट थी। मान लीजिए किसी पद पर 5 सीट थी SC के लिए रिजर्व और 5 कैंडिडेट नहीं मिले। फिर 1984 में निकली, उसमें 5 सीट और निकली, उसमें भी मान लो नहीं मिले। तो ये क्या है, ये जुड़ते जा रहे हैं। इन पदों पे क्या हुआ, दूसरे वर्ग के लोगों से उनको भर दिया जाता है उस समय। तो ऐसे में होगा क्या कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या तो कम ही रही। तो उन्होंने ये मांग की कि जो बैकलॉग है वो पिछले के वर्षों में, उत्तरवर्ती वर्षों में अगर बाद में कोई योग्य व्यक्ति मिलता है तो उससे उन पदों को भरा जाए। तो आर्टिकल ये इसके लिए फिर 81वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में, और 4 ख जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि जो भी बैकलॉग है, जो पिछली बकाया, जिसे हम कहें कि जो पिछली बकाया है आरक्षित सीटें, उससे जिस वर्ग से भरा जाना था उत्तरवर्ती वर्षों में यानी बाद के आने वाले वर्षों में उसको उस वर्ग के लोगों से भरा जा सकता है। इसके लिए राज्य कानून बना सकती है। आर्टिकल 16 जो है राज्य को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी। फिर 85वां संविधान संशोधन आया 2001 में, जिसमें खंड 5
आर्टिकल 16 में जोड़ा गया। और उसमें ये कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो ये उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या सदस्य विशिष्ट धर्म का मानने वाला है। यानी आर्टिकल 16 में कहा गया कि भाई धर्म जाति इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कोई धार्मिक संस्था है या कोई संप्रदाय की संस्था है या कोई किसी मंदिर का मान लीजिए कोई ट्रस्ट है या कोई मान लीजिए कोई किसी धर्म की कोई शिक्षण संस्था है और उस शिक्षण संस्था में वो मैनेजर की नियुक्ति करनी है, उसके लिए वो पोस्ट निकालते हैं। तो अब इस पोस्ट पे वो उनको ये अधिकार होगा कि वह अपने धर्म के व्यक्ति को अपॉइंट कर सके। ये करने का अधिकार 85वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। एक पीजीटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस नरसिम्हन का केस 1997 था। इसमें कहा गया कि चिकित्सा में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण अनुज्ञेय है। तो ये जो आर्टिकल 16(4) है सामाजिक न्याय की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि जब तक समाज में असमानता है तब तक सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आर्टिकल 16(4) में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है वो हो सकती है, वो होनी चाहिए। लेकिन इंदिरा साहनी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो वर्गीकरण राज्य करे और जो रिजर्वेशन दे, इट शुड बी लॉजिकल एंड रैशनल। ये तार्किक होना चाहिए और रैशनल होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। ये लॉजिकल और रैशनल क्या होगा ये राज्य तय करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे एक लॉजिकल चीज़ है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ना हो, तो उस केस के द्वारा जो है 50% की सीमा इंदिरा साहनी केस के द्वारा तय कर दी गई। तो ये जो है रिजर्वेशन तो हो आर्टिकल 16(4) के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट शुड बी रैशनल एंड लॉजिकल, ये तार्किक और विवेकीय होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 17 जो है वह स्पर्शता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। इसमें ये कहा गया है कि केवल राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधि ही दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य कोई उपाधि किसी व्यक्ति को, यानी पुराने ज़माने में जो राय बहादुर या राव साहब या ऐसी जो उपाधियाँ होती थी या वो उपाधियाँ आर्टिकल 18 के तहत ख़त्म कर दी गई हैं। अब केवल वही उपाधि दे होगी जो राज्य दे, सेना दे, या जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि है जो सेना देती है, या विद्या में जैसे पीएचडी की उपाधि है, ये उपाधियाँ ही दी जा सकती है। विदेश से कोई उपाधि, भेंट या सम्मान बिना राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो ये आर्टिकल 18 है। तो इस तरह से आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक भारत का संविधान हमें समता का अधिकार देता है। लेकिन एक बार पुनः याद रखें, समता का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है। समता का मतलब है समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार। जो लोग, जैसे आप ये समझ लें जैसे सैलरी होती है ना, स्टेट जो वेतन देता है, तो वो जो एक स्केल पर जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका वेतन समान होगा, ऊपर के व्यक्तियों का समान ज़्यादा होगा। फिर एक स्तर पे जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका समान, एक लेवल पे आने वाले व्यक्तियों का वेतन जो है वो समान होगा। तो समानों के साथ समान व्यवहार, ये है आर्टिकल 14 से 18 तक जो बातें कही गई है। थैंक यू वेरी